गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम सीखेंगे ब्लड के बारे में। नया चैप्टर हमारा शुरू हुआ है आज से, ब्लड, राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे आज के दिन हम। फिर इसके अंदर हम देखेंगे ब्लड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखेंगे क्या क्या कंपोजिशन है, और हीमोस्टेटिस का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में समझेंगे। ब्लड ग्रुप एंड लिम्फ, ब्लड के जो अलग अलग ग्रुप है उसके बारे में समझेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझेंगे, और ब्लड प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस, ब्लड के अलग अलग कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन सा उनका यूज है उसके बारे में देखेंगे। हीमोग्लोबिन और डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आपका क्या होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। आपका ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, और आपका ब्लड वेसल्स किस किस से मिलकर बना है, ब्लड से, हार्ट से, ब्लड वेसल्स, और अलोंग विथ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी आ जाता है इसमें। क्या क्या आ जाता है, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आपका एक ड्रेनेज होता है बॉडी के अंदर, जो कि आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड रहता है सेल्यूलर लेवल पर, जो आपकी वेस्कुलर लेवल पर रहता है आपका, वो लीकेज हो जाता है फ्लूइड, और वो सेल्यूलर लेवल पर चला जाता है। तो वापस से इसको ड्रेन करके आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें आके मिक्स करता है। तो इसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड होती है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। आपका ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। तो ब्लड क्या होता है, सबसे पहले तो अलग अलग चीज़ों के क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे कि ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट हो गए उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड सेल्स को। उसके बाद फिर हॉर्मोन्स हो गए ना, हार्मोन को भी अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का, कुछ न्यूट्रिएंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। तो इनको वेरियस बॉडी पार्ट में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने का काम होता है आपके ब्लड का। ये किस में आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्ट में। अलग अलग न्यूट्रिएंट हो गए, प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स वगैरह हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने का काम होता है। दूसरा होता है रेगुलेशन, जो पीएच लेवल होता है, कितना वो थिक है, कितना थिन है, और ब्लड का प्रेशर कितना है, क्या रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के एक नॉर्मल रेंज में रेगुलेट करने का काम होता है। फिर अगला फंक्शन आता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मतलब आपका डिसीज से जो फर्दर बैक्टीरिया, वायरस होते हैं बाहर से, जो हमारी बॉडी के लिए अटैक करते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है ब्लड का, राइट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया। अब ब्लड होता है क्या है, ब्लड में आपका क्या क्या कंपोजिशन होती है उनके बारे में देखेंगे हम। इसमें आ जाता है आपका 96 या 94% अप्रोक्स होता है, जिसमें आपका, हाँ, 91% होता है आपका वाटर का। उसके बाद कुछ प्रोटीन रहता है, कुछ इसमें आपका प्लाज्मा होता है, तो उसका पोर्शन भी आ जाता है। ऐसे अलग अलग इसका पोर्शन होता है, राइट। तो और इसमें जो हम स्टडी करते हैं, जैसे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू हो गया आपका, ब्लड हो गया है ना, ब्लड का डिसऑर्डर हो गया, वो सबको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी, ठीक है। तो सबसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस, अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, केमिकल्स हो गए, हार्मोन हो गए, इनको ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है, और रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करना, सेवरल लाइफ प्रोसेस एंड इफेक्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीज। कुछ लाइफ की जो प्रोसेस होती है, केमिकल्स होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को, एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट करता है, अलग अलग डिसीज जो होती है उनसे आपको बचाने का काम करता है, उनसे प्रोटेक्ट काम करने का काम करता है ब्लड, राइट। तो स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द देम। अब इस फील्ड में जो हम स्टडी करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, किससे, आपके ब्लड से, या ब्लड फॉर्मिंग कोई भी टिश्यू होते हैं उससे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। समझ आ रहे हैं, तुम्हारी क्लास का लेक्चर है, हाँ। स्टडी ऑफ द ब्लड, जो ब्लड होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, या ब्लड फॉर्मिंग जो अलग अलग टिश्यू है जो ब्लड को फॉर्म करते हैं, इनमें कोई भी डिसऑर्डर होना, कोई भी प्रॉब्लम होना, डिसीज होना, उस टर्म को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, ठीक है। लगभग हमारा एवरीडे जो ब्लड होता है 1 लाख, 1 लाख आपका HB, हाँ, हार्ट बीट पर मिनट आपका एवरीडे जो आपका होता है
1 लाख हार्ट बीट पर मिनट आपका एवरी डे में आपका जो कार्डियक है वो हार्ट की उसकी बीट होती है अप्रॉक्स, है ना, अबाउट 1 लाख बीट पर मिनट एवरी डे। एक दिन में आपका 24 घंटे में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है? 1 लाख। 35 मिलियन एक साल में ब्लड को पूरा पंप करता है। कितना, सॉरी, आपका ईयर में कितनी बार बीट करता है एक साल में? एवरी डे हमने देखा 1 लाख और 35 मिलियन। 35 मिलियन कितना, एक साल में लगभग कितना ही इतनी बार बीट करता है। पंप मोर देन 14,000 ऑफ ब्लड, 14,000 लीटर ऑफ ब्लड ना। कितना ब्लड को पंप करता है ये आपका? 14,000 लीटर के लगभग ब्लड को पंप कर देता है ना, ईच 5 लीटर ईच मिनट और 10 मिलीलीटर 10 मिलियन लीटर एवरी ईयर। 5 लीटर क्या करता है? एक मिनट में कितना, लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है आपका कार्डियक। और आपका 10 मिलियन एवरी ईयर, एक साल में कितना करता है? लगभग 10 मिलियन लीटर ब्लड को उन्हें आपकी होल बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। स्टडी ऑफ नॉर्मल हार्ट एंड डिसीज, जो नॉर्मल हार्ट और डिसीज होती है उसमें हम जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कितना आपका 1 लाख एवरी डे, एक दिन में कितने लगभग आपका 1 लाख बार आपकी जो हार्ट है वो बीट करता है आपका कार्डियक, है ना। 35 मिलियन एक साल में, एक साल में कितनी बार? 35 मिलियन टाइम्स आपका पूरा कार्डियक है ये नॉन स्टॉप, विदाउट एनी स्टॉप, कंटिन्यूस वर्क करता है, मिली सेकेंड भी स्टॉप नहीं करता है। तो एक साल में लगभग 35 मिलियन बार ये धड़कता है, 35 मिलियन बार हार्ट बीट परफॉर्म करता है। पंप कितना ब्लड करता है? लगभग 14,000 लीटर ब्लड को पंप कर देता है ईच मिनट। एक मिनट में कितना करता है? 5 लीटर। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो ब्लड होता है वो कितना, 4 से 5 लीटर होता है। तो एक मिनट में, ईच मिनट में कितना कर रहे हैं? 5 लीटर। और मिलियन, हाँ, 10 मिलियन कितना कर रहे हैं? 10 मिलियन लीटर एवरी ईयर। एक साल में कितना कर देता है? लगभग 10 मिलियन लीटर। ठीक है, तो स्टडी ऑफ, जो स्टडी करते हैं हम इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, कार्डियोलॉजी हम उसको बोलते हैं, कार्डियक के बारे में। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा हमने कार्डियक के बारे में। Blood vessels form closed system that tube carries blood away from the heart, transport it to the tissue of the body and return it the heart. The left side of the heart pump through the estimated 1 lakh kilometer of blood vessels. The right side of the heart pump through the lungs, enabling blood to pick up O2 or unload CO2. Hemodynamic, the study of force involved circulating blood through. अब ये क्या रहता है, कार्डियक के साथ साथ अलग अलग जो ब्लड वेसल्स रहती है वो आपकी पूरी बॉडी के अलग अलग रीजन में, अलग अलग पार्ट में फैली रहती है। अब जैसे कार्डियक आपका हार्ट तो पंप कर रहा है, पर पंप कर रहा है तो ब्लड को पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाना भी जरूरी होता है। टिश्यू लेवल पर, सेल्यूलर और ऑर्गन के लेवल पर अलग अलग ले जाना भी जरूरी होता है। जैसे अब एक मोटर रहती है, आप अलग अलग कॉलोनी में रहते हैं ना, तो एक मोटर रहती है, एक बड़ी सी टंकी रहेगी, तो मोटर से क्या करना रहता है, पानी अलग अलग अपार्टमेंट में, अलग अलग रूम में पहुंचाना होता है ना। एक बड़ी मोटर है, तो मोटर का काम क्या रहता है? सिर्फ पानी को पंप करने का, पानी को प्रेशर करने का। ऐसे ही कार्डियक का काम होता है पंप करने का। कुछ हद तक जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, तो पूरी बॉडीज में आपका क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेट होता है। ये आपका ब्लड वेसल्स आ जाती है, ब्लड को लेकर के जाती है आपके, जो आपका लेफ्ट चेम्बर होता है कार्डियक का, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है, वहां से आपका प्योर ब्लड होता है, इसको एरोटा के थ्रू, आर्टरीज, कैपिलरीज, और फिर वेन्यूल से अटैच होके वापस से O2 लेके जाती है। O2 यूज होती है आपके सेल्यूलर लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, वहां से यूज होके एक्सचेंज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको वापस से वो आपके ब्लड वेसल से वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट होती है, उसको वापस से लेके आती है। ठीक है, ये कार्डियक से पूरा ब्लड गया यहाँ पे, पूरा इधर एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने के बाद वापस से आपका जो कार्डियक का राइट एट्रियम होता है वहाँ वापस से ब्लड आ जाता है। राइट एट्रियम में आया, फिर आपका राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, राइट वेंट्रिकल्स के बाद आपका पंप होगा लंग्स में, लंग्स में दोनों साइड के लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद वापस से आपका
लेफ्ट आपका एट्रियम है, उधर आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर आ जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में इस तरीके से पंप होता है। तो ऐसा ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। O2 को लेके जाता है, CO2 को वापस लेके आने का काम होता रहता है ये। उसके बाद आता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आपका ब्लड का वेस्कुलर सिस्टम में वैसे ही का वैसा सेम आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वाले सिस्टम में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से आयरन होता है, इसके लिए आपका ब्लड रेड होता है। और आपका जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन और WBC वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। RBC नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, और आपका आयरन भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, उसमें क्या सिस्टम वैसे ही का वैसा होता है, एक अलग से ये कुछ नहीं है कि भाई जैसे आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स अलग अलग बॉडी के पार्ट में फैली हुई है, ऐसे ही आपका लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है। लिम्फेटिक वेसल्स का काम ये होता है कि जब भी आपका जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड आपका जा रहा है, तो टिश्यू लेवल पर अलग अलग छोटी छोटी ब्रांच रहती है। तो कई बार क्या रहते हैं, उनमें पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे मतलब छिद्र रहते हैं। जैसे अभी ये टिश्यू है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स की एंट्री हुई है, तो इसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं। तो ब्लड इसमें चला तो जाता है, जैसे इसमें मान लो 20 लीटर ब्लड था, 20 लीटर ब्लड गया, पर वापस से अभी इधर से आर्टरी आई, सॉरी वेन्यूज आई, तो वेन्यूज का काम होता है वापस से ब्लड, इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वापस से इसका काम होता है ब्लड को रिटर्न लेने का। ठीक है, तो अब होता क्या है कि भाई पूरा ब्लड तो नहीं जा पाता। जैसे 20 लीटर, एक सपोज दैट कि भाई 20 लीटर ब्लड इसके अंदर एंटर हुआ, तो 20 में से 17 इसने 20 लीटर लेकर गया ही, कितना 20 लीटर आर्टरी ने, और वेन्यूज ने आपके 17 लीटर ही वापस लेके जाती है। 3 लीटर इसके अंदर ही रह जाता है। ठीक है, 3 लीटर इधर रह गया। अब इसको वापस से भी आपके कार्डियक तक पहुंचाना है, तो वो काम कौन करेगा, वो काम आ जाती है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम। तो जैसी आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं, ऐसी आपकी लिम्फेटिक सिस्टम भी रहती है, वो भी आपके ब्लड को कैरी करती है, ड्रेन करती है, और वापस से वो कनेक्ट हो जाती है आपकी जो वेंस रहती है, वेना केवा, उससे कनेक्ट हो जाती है, वापस से वो आपके कार्डियक में चला जाता है। तो उसका भी सिर्फ इतना ही सिस्टम होता है। उसमें क्या रहता है, आपके ब्लड में जैसे आपका HB हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, हीमोग्लोबिन, आयरन, और आपका RBC रहता है ना, अलग अलग ब्लड सेल्स रहते हैं। तो उसमें सिर्फ RBC नहीं रहता है, बाकी का आपका प्रोटीन वगैरह रहता है, किसमें आपका लिम्फेटिक में। लिम्फेटिक के बारे में बाद में पूरा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझने के लिए। लिम्फेटिक में क्या रहता है, आपका RBC नहीं रहता, WBC आपका एक्टिव फॉर्म रहता है, WBC रहता है आपका, प्रोटीन रहता है ना, प्लाज्मा रहती है, प्रोटीन प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन। तो ये सारी चीज़ें बाकी की रहती है, सिर्फ RBC नहीं रहती, आयरन और HB नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि जो RBC सेल्स होती है इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, और जो WBC होती है इनका थोड़ा छोटा होता है। एल्बुमिन, प्रोटीन थोड़े छोटे छोटे होते हैं। तो वे क्या करते हैं, जो पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, इनसे रिलीज हो जाता है। और जो RBC रहती है वो इसमें फंस जाती है, वो रिलीज नहीं होती, तो वो आगे की तरफ सर्कुलेट होके चली जाती है। ठीक है, तो ये अपना इसका लिम्फेटिक का काम होता है। बस ये जस्ट इतना समझो अभी, इसमें बाकी का बाद में देखेंगे। ब्लड क्या है, एक ब्लड इज कम ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को हम क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कंपोस्ट ऑफ ब्लड क्या है, CT लिख देता हूँ, कनेक्टिव टिश्यू। कंपोस्ट ऑफ किस किस से मिलकर के बना, लिक्विड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, कंपोस्ट ऑफ लिक्विड। कंपोस्ट मतलब किससे मिलकर के बना है, लिक्विड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, कॉल्ड ब्लड,
कोल्ड ब्लड प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा that dissolve various substances in suspended various blood cells and fragment blood, transport O2 from the lungs and nutrient from the gastrointestinal tract। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है O2 को, ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स। कहाँ से? लंग्स से अलग अलग बॉडी के पार्ट में। और दूसरा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम, कहाँ से? आपके जीआई ट्रैक से। जीआई मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, जो आप खाना वगैरह खाते हो उससे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, ये सारी चीजें मिलती है। तो ये क्या न्यूट्रिएंट को कहाँ से? आपके जीआई ट्रैक से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स कर देता है ना। आ रहा है समझ? which subsequently diffuse into the interstitial fluid, both body cells, and then into the cells O2 and other waste move reverse direction from the body. That interstitial fluid blood transport waste through the lungs, kidney and skin eliminate from the body। ठीक है, अभी इतना इसका समझो, बाकी का फिर लिम्फेटिक में देखेंगे। अब इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपका ब्लड का क्या फंक्शन होगा? इसके 3 जनरल फंक्शन होते हैं। थ्री जनरल फंक्शन। फर्स्ट कौन सा होता है? ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड होता है रेगुलेशन। और थर्ड फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। रेगुलेट करना मतलब उसको चलाना, उसको नियंत्रित करना, है ना। और प्रोटेक्शन उसको बचाव करना, बाहरी बैक्टीरिया वायरस से बचाव करना। ठीक है, रेगुलेट को नियंत्रण लिख सकते हैं, नियंत्रण करना, मूव करना। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन आ जाता है ट्रांसपोर्ट करना ना। ट्रांसपोर्ट जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना। तो ट्रांसपोर्ट O2 टू द सेल फ्रॉम द लंग्स एंड CO2 फ्रॉम द लंग्स। लिखो, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से, ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू तक, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर के आता है लंग्स तक। पहला फंक्शन है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक लेके जाना, ऑर्गन तक लेके जाना, और वापस से टिश्यू को लेकर के आना आर्टरी के थ्रू, आर्टरी से वापस से CO2 को लेके आना लंग्स तक।
सॉरी बेंच से लेके आता है और आर्टिस्ट से लेके जाता है। फिर दूसरा फंक्शन आता है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द सेल। डाइजेस्टिव ऑर्गन से न्यूट्रिएंट को सेल्स तक लेके जाना। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड एंजाइम टू द टारगेट टिश्यू एंड ग्लैंड। दूसरा क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन, ट्रांसपोर्ट वाले में लिखना है हमको। ट्रांसपोर्ट हार्मोन, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट हार्मोन and enzyme to the target tissue and gland. Hormone and enzyme to the target tissue and gland. कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम को और हार्मोन को, है ना, पार्टिकुलर जो ग्लैंड और टिश्यू होते हैं उनको। कैरीज प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडीज। जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एंटीबॉडी होती है, उसको भी कैरी करता है, लेके जाता है। कैरी मतलब कैरी प्रोटेक्टिव सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एंटीबॉडीज। इट कैरी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। दूसरा किसको कैरी करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि विटामिन के, फाइब्रोजिन, फाइब्रिनोजेन ना। फिर ट्रांसपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स टू द किडनी, लंग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। अब कुछ बेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ तो जो हम खाना खाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, तब वो उस दौरान वो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। जैसे कि हो गया आपका अमोनिया, हो गया हार्मफुल जो गैसेस वगैरह होती है ना, तो अमोनिया हो गया, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करता है, इनको, जैसे कि आपका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, किडनी हो गया आपका, लंग्स हो गया, और स्वेट ग्लैंड, स्किन। स्किन के थ्रू जो हमारा पसीना निकलता है ना, उससे कुछ बाहर निकल जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। कुछ लंग्स से जो हम CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जो CO2 गैस हानिकारक है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। कुछ जो हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, उसके माध्यम से जो भी गैसेस रहती हैं, केमिकल रहते हैं, अमोनिया हो गया और यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो उनको क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को आपके सेल से ऑर्गन तक लेके जाता है, ताकि वो बॉडी से बाहर हो सके। ठीक है। फिर आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब ब्लड रेगुलेशन, पीएच बॉडी थ्रू द बफर। जो ब्लड का पीएच होता है, पीएच लेवल मतलब कितना पतला है, कितना थिक है ना ब्लड, तो उसका जो पीएच है उसको रेगुलेट करता है। अगला फंक्शन में आएगा रेगुलेशन में, रेगुलेशन ऑफ पीएच, pH of blood। Regulate body temperature through heat absorbing and coolant properties of the its water content। क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है ना। जैसे कभी देखा होगा कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, जो बॉडी रहती है, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो जाता है। टेम्परेचर बिल्कुल, आप देखोगे बॉडी एकदम कोल्ड हो जाती है और धीरे धीरे करके बॉडी का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है ना।
तो जब तक हमारे अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है तब तक हमारे अंदर स्फूर्ति होती है, एनर्जी होती है, क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट हो गए, प्रोटीन हो गया, विटामिन, सारी चीजें ट्रांसफर होती है, हार्मोन हो गया वो भी ट्रांसफर होता है। जैसे ही पेशेंट का बीपी डाउन हुआ, बीपी पूरा फॉल हुआ, ये पेशेंट डेड हुआ, तो उसके शरीर में पूरा हलचल होना, मूवमेंट होना टोटली स्टॉप हो जाता है। तो ब्लड क्या करता है, रेगुलेट करता है, हीट को भी प्रोड्यूस करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ द सेल ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो होता है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट वाटर कंटेंट ऑफ सेल। H2O कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है। फिर अगला फंक्शन आता है, लिख लिया, रेगुलेट वाटर H2O कंटेंट ऑफ सेल। प्रोटेक्शन, फिर इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस, ब्लड लॉस होने के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। कैसे करता है, जो क्लॉटिंग मटेरियल्स आते हैं उनके थ्रू, क्लॉटिंग मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करता है, थ्रू इट्स ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल, या बाय द हेल्प ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल। It protects against disease through phagocyte, white blood cells and antibodies. दूसरा क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को बचाता है, सेव करके रखता है। प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिसीज, ना डिसीज होने के, बीमारी होने से उसको बचाता है। प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिसीज, डिसीज के अगेंस्ट काम करता है, जैसे कि फेगोसाइट हो गया, फेगोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज, WBC या वाइट ब्लड सेल्स और एंटी बॉडीज, ठीक है। अब हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं अलग अलग, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, फेगोसाइट होते हैं जो कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है या जो हमारा डेड सेल्स रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको किल करने का, उसको खत्म करने का इनका काम होता है। WBC भी इम्यून सिस्टम में वर्क करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है बैक्टीरिया वायरस पैथोजन से लड़ने की, उसको मजबूती देता है। एंटीबॉडीज का भी वही फंक्शन होता है, बैक्टीरिया वायरस से बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आया, कोई डिसीज भी कैसे होती है, सर्दी खांसी हो गई, फीवर आ रहा है, तो बाहर से क्या होता है, फॉरेन बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर घुसता है, घुसने के बाद वो हमारे जो हेल्दी सेल्स रहते हैं ब्लड में उन पे अटैक करता है और अपना जो डेड सेल्स रहते हैं उनको ग्रोथ करना शुरू कर देता है, बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनी बना लेता है, तो उससे हमको इन्फेक्शन होता है। तो इनका काम होता है कि उनसे लड़ने का, उनसे लड़ाई करने का और उनको मार के उधर ही खत्म करने का। तो बैक्टीरिया वायरस को लड़ाई करके खत्म कर देंगे तो बीमारी नहीं होगी ना। तो ये देखते रहते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस आया
उन पे अटैक कर देते हैं बाहर से। तो इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो बीमारी नहीं होती जल्दी से। वीक रहेगा, कमजोर, तो जल्दी हो जाती है। ठीक। कैरेक्टर और देख लेते हैं, फिर इसका कंपोजिशन अगले लेक्चर में देखेंगे। कैरेक्टर मतलब कैसा होता है हमारा ब्लड, क्या क्या उसके कैरेक्टर होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर। कैरेक्टर ऑफ ब्लड, कैसा होता है पानी के कंपैरिजन में वाटर के, विसियस होता है, विसियस मतलब चिपचिपा होता है, और स्लाइटली स्टिकी होता है ना। मोर विसियस, मोर विस्कस, विस्कस, देन H2O या वाटर, एंड स्टिकी, स्टिकी। ठीक है, थोड़ा सा पानी के कंपैरिजन में थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना, थिक होता है, और स्टिकी होता है ना, चिपचिपा होता है, राइट। और दूसरा आ जाता है इसका नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, अबाउट 1 डिग्री हायर देन द ओरल और रेक्टल टेम्परेचर। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, कभी ब्लीडिंग हुआ है तो उंगली से हम स्टॉप करते हैं, टच करते, देखा होगा थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, हॉट रहता है ब्लड। तो ब्लड का जो टेम्परेचर कितना रहता है डिग्री सेल्सियस में, 38 आएगा, फ़ारेनहाइट में 100। टेम्परेचर कितना आएगा 38 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री ज़्यादा रहता है आपकी बॉडी के, ये आपका जो टेम्परेचर लेते हो आप उससे 1 डिग्री ज़्यादा रहता है, फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। ठीक है, जो रेक्टल का, ओरल का, और इधर का आप थर्मोमीटर लगा के बाद में लेते हो, जो आप लेते हो उससे ज़्यादा होता है ना, 1 डिग्री ज़्यादा होता है। इट हैज़ स्लाइटली एल्कलाइन pH रेंजिंग फ्रॉम 7.35 टू, ये एल्कलाइन होता है। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन pH होता है 7.4 के आसपास, 7.3 टू 7.4। ठीक है, ये क्या होता है pH। अब इसमें एल्कलाइन और वो सब हम कैसे डिफरेंस करते हैं, न्यूट्रल, एल्कलाइन और एसिडिक, है ना। एसिड, न्यूट्रल, इधर एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब जिसका पीएच आपका 6.5 के ऊपर है, 6.5 के आसपास है तो वो न्यूट्रल में आ जाएगा, और 6.5 से कम है, कम लेस देन 6.5 है तो वो एसिडिक में आ जाएगा, ज़्यादा है तो वो एल्कलाइन में आ जाएगा। ठीक है, और इधर है तो न्यूट्रल, जैसे पानी का कितना होता है, न्यूट्रल होता है पीएच। एसिडिक में जैसे क्या आ जाएगा आपका, नींबू, नींबू का रस एसिडिक में आ जाता है। एल्कलाइन में क्या आता है, जैसे आपका बैटरी का पानी वगैरह हो गया, वो भी एसिडिक में आ जाता है, बैटरी का पानी। एल्कलाइन में जैसे कि आपका फिल्टर वाटर वगैरह हो गया, या और कौन सा वाटर यूज़ करते हैं उसमें आता है। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा वो थिक रहेगा वो एसिडिक में आ जाता है, न्यूट्रल मतलब नॉर्मल रेंज में, एल्कलाइन मतलब और थोड़ा सा पतला होना। पता है इसके बारे में, समझ आ रहा है, एल्कलाइन और न्यूट्रल पीएच वगैरह पता है ना। ठीक
ठीक है। एसिडिक मतलब जिसका पीएच कम है, मतलब जिसकी सांद्रता ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा थिक है। जैसे हम जैसे घर में क्या करते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसकी जो चाशनी रहती है वो कैसी होती है, एसिडिक रहती है। ठीक है, उसका जो पीएच है वो जैसे हम उसमें कुछ भी डिप करेंगे, जैसे ये कोई भी एक हमारा बर्तन है, टफ है, ठीक है, अब इसमें पानी भरा है, अब मैंने इसमें ये ऊपर से एक ढक्कन डाल दिया, तो यदि डूब गया अंदर तक तो वो क्या हो गया, इसका पीएच कम है, ठीक है, एल्कलाइन है ये, इसका जो इसमें जो फ्लूइड भरा है पतला है, इसके लिए वो डूब गया है। ठीक है, अब न्यूट्रल है तो वो थोड़ा सा और नॉर्मल है। पर यदि ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ना, हाँ, इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, गाढ़ा हो गया, तो कोई भी इसमें सब्सटेंस डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। जैसे चाय रहती है, चाय या हम घर में शरबत बनाते हैं तो उसमें जितना शक्कर डालते जाएंगे वो उतना क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, और जितना उसमें कम अलग से जो सॉल्वेंट होंगे, मटेरियल वो कम रहेगा, उतना वो पतला होगा, एल्कलाइन में आ जाएगा। और जो नॉर्मल रहेगा वो क्या रहता है, न्यूट्रल में। तो जो पानी जो नॉर्मल हम पीते हैं वो न्यूट्रल होता है, और उसमें ही शक्कर और चाय पत्ती और कुछ कुछ नमक वगैरह मिला देंगे तो वो एसिडिक बन जाएगा। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 टू 7.3 के आसपास। ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अमाउंट 8% ऑफ टोटल बॉडी मास। कितना, 20% आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है इसमें, और 8% टोटल बॉडी को बेयर करता है। जैसे आपका 50 किलो बॉडी का वेट है तो 4 किलो कितना होगा आपका, ब्लड का होगा। ठीक है, और 100 किलो आपका बॉडी का वेट है तो आपका 8 किलो क्या होगा, ब्लड का वेट होगा, 8 kg। ठीक है, तो ये ब्लड आपका बॉडी के ऊपर, हमारा जैसे 50-60 है तो हमारा 4 से 5 किलो, या लीटर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। The blood volume 5 to 6 liter in average size adult, 4 to 5 in the average size adult female। मेल में होता है, यदि उनका एडल्ट है, नॉर्मल बॉडी है तो अमाउंट कितना होता है, 5 to 6 होता है मेल में, और 4 to 5 होता है फीमेल में, लीटर में, है ना। लीटर मेल में, फीमेल में इतना अमाउंट होता है नॉर्मल एडल्ट बॉडी में ब्लड का। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हमारा ब्लड के बारे में हो गया, कल इसका कंपोजिशन समझ लेते हैं। ठीक, आज के लिए इतनी।